पीछे का, सॉरी, इसको ऊपर करो। चलो बस ठीक। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी मोहम्मद। सर आवाज़ आ रही है। थैंक यू। ओके, डाउन कर दो जी सर। अच्छा जी, मैंने कल आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। पहले तो हैंड रेज करके बताएं कितने लोग। इसके अंदर यार ये ऑप्शन भी होनी चाहिए कि कितने लोगों ने हैंड रेज किया है ना? होगी। नहीं, वो तो आ गया ना, टोटल पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं इसमें होना। अच्छा जी, वेरी गुड। रुको जरा, यहाँ रुको रुको रुको। ये फरूक अहमद को जरा कर लो ना माइक पे। जी फरूक अहमद, आपने क्वेश्चन नहीं किए? सैयद जैनुल आबिदीन, आपने भी क्वेश्चन नहीं किए? एम हसन अहमद, आपने भी क्वेश्चन नहीं किए? इस तरह तो काम नहीं चलेगा भाई। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपको क्या पता उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। अब ऑनलाइन में एक ये बहुत बड़ा इशू है कि मेरे सामने फेसेस हों तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चेहरों से पता चल जाता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आई कैन आस्क। अब मुझे प्लीज़ ये जो होमवर्क है ना, ये ज़रूर अटेम्प्ट किया करें जी, लोअर करें सबको। आगे सैटरडे संडे है, लोअर कर दो, लोअर ऑल कर दो। अच्छा जी, अब ये बताएं कि जिन्होंने लोगों ने क्वेश्चन किए हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम आया हो। पहली एग्जांपल कौन सी है? एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 में किसी का कोई इशू है तो पहले वो हैंड रेज करे। शाबाश। एग्जांपल 6 में जिनको इश्यूज हैं वो हैंड रेज कर दें। जी मोमिना। सर इसमें उसने 2 इयर्स का कहा था, हमें 18 और 19। सर जब 19 ईयर का हमने निकाला तो इसके अंदर से जब हमने फाइनल डिविडेंड निकालना है तो ओपनिंग में से निकालना है ना, उसने बोनस शेयर ऐड करके फिर निकाला है 19 के। बोनस शेयर फाइनल डिविडेंड देने से पहले तो नहीं इशू हुए? तो सर 2019 में ही हुए। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली तो आपने अर्निंग में से फाइनल डिविडेंड देना है ना, तो वो ऐड करके निकाल लें या पहले निकाल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नीचे कॉलम के ऊपर। ठीक है सर वो आंसर तो डिफरेंट आ रहा है दोनों का। नहीं, किस तरह? मैं फिर आपका क्वेश्चन नहीं समझ सका हूँ, जरा अपना क्वेश्चन सर रिफ्रेश कीजिएगा। सर 2019 का जो हमने बैलेंस, 2018 का जो हमने बैलेंस निकाला है उसमें से 2018 का फाइनल डिविडेंड जो है वो निकालना होता है। तो सर जो उसने किया हुआ बुक में, उसने 2019 के बोनस शेयर ऐड किए, उसके बाद उसने डिविडेंड निकाला है, फाइनल डिविडेंड जो 2018 से रिलेट करता था।
देखिए जो 2018 का फाइनल डिविडेंड है वो 2018 में तो हमने लेस ही नहीं कर सकते, वो Yes, sir. 2019 में ही लेस होना है, वो 2018 में तो नहीं लेस होना। हमने जी जितने सर। क्वेश्चन किए हैं पिछले साल का डिविडेंड हम इस साल लेस करते रहे हैं फाइनल डिविडेंड, पहले ये बात क्लियर करें। ये क्लियर है? जी सर, मैं क्लोजिंग की बात करी थी 2018 की क्लोजिंग की, वो तो इस साल ओपनिंग बनेगा ना। जी ओपनिंग बनेगा। अब आपने जब डिविडेंड देना है कैश डिविडेंड है, जी सर, फाइनल डिविडेंड है। सोल्यूशन बस निकालेंगे। पहले मैं एक मिनट में सोल्यूशन ले रहा हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूरा भी अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, इसलिए ज़रा टू दी पॉइंट चलना पड़ेगा। एक मिनट जी। हम बात कर रहे हैं एनुअल डिविडेंड की, इसकी जी सर। ये जो मैंने सर्कल किया, जी सर। तो ये बोनस शेयर से पहले वाला ही डिविडेंड है, ओपनिंग में से ही माइनस कर दिया उसने। आप क्या कह नहीं रही हैं? सर, सही है, उसने ना बोनस शेयर में ऐड करके फिर 22 आता है, वरना 20 आता है। एनुअल डिविडेंड निकालो जी, स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। आज हमने इसे क्लोज करना है, जो चीज भी छोटी मोटी है वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? निकालो जी जरा। कहाँ लिखा हुआ है जी एनुअल डिविडेंड? ये लिखा हुआ है जी बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड, ये तो नहीं है 2018 फाइनल डिविडेंड 0.5 के सर। बाद एडजस्टमेंट नंबर 5। यस सर। The board of the directors has declared a final dividend for the year ended December 31st, 2018 at the rate of 1.65 per share on February 15, 19, which was duly approved by the shareholders annual general meeting on 21st March 2019। ठीक है, ये हमने क्या करना है कि जो क्लोजिंग कैपिटल है 2018 का, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, हर शेयर के ऊपर हमने ₹1.65 पर शेयर डिविडेंड देना है। ठीक है, पहले तो ये यस सर। स्टेटमेंट ले लें, ठीक है? यस सर। क्योंकि आप जिस वक्त डिविडेंड देते हैं, पीछे भी हमने क्वेश्चन किए हैं ना, जब हम किसी साल का फाइनल डिविडेंड दे रहे होते हैं तो उस साल की क्लोजिंग फिगर के ऊपर दे, हु आर एलिजिबल फॉर दैट डिविडेंड, जो लोग उस दिन शेयर होल्डर थे। पीछे जाएं जरा, फिर अब सोल्यूशन पे जाना जरा। अब आप ये देखें, ये जो लोग हैं, ये वाले टोटल इतने शेयर हैं इनके पास, कितने शेयर बनते हैं, इनको टोटल करके 137,500,000 के शेयर बनाएं। 10 रुपीज यस का सर। शेयर है। यस सर, 10 रुपीज ही ओके, पर शेयर, 10 रुपीज। हाँ, तो ये 13.7 मिलियन शेयर्स हो गए ना, 13,700,000 इतने शेयर हो गए। जी। ऐसे ही है नहीं, 137,500 ये 75 शेयर कैपिटल है। ऐसे आएगा ना, यस। ठीक है? 13,750,000 इतने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, ठीक है? इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है इनटू 1.65। कैलकुलेट करें कितना बनता है जरा। हाँ, 22,687,500। मोमिना, आपको किस बात की समझ नहीं लग रही, आप मुझे बताएं। सर, ये आपकी बुक पे 1.65 लिखा हुआ है, जो जो यहाँ से बुक लिया है वो 1.5 लिखा हुआ है वहाँ पे पर शेयर 0.5 में। वो बच्चे गलत है, उसे सही कर लें, ठीक है? वो सर ठीक है सर। 1.65 है, उसको ठीक कर लें। 1.65 है, ठीक है जी? ठीक है सर। हाँ, और कोई इसमें इशू नहीं है। चलो जी पीछे चलो, ये बताता हूँ। ये जो बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 5 के अंदर, ये जो वो मोमिना बता रही है कि उसकी बुक में 1.5 लिखा हुआ है, लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं यहाँ पर, तो ये 1.65 है, इट्स नॉट 1.5, ठीक है? किसी और का भी इशू आ रहा है तो वो भी प्लीज ठीक कर ले, ठीक है मोमिना? ये क्लियर हो गया? यस। यस सर। ओके, इस क्वेश्चन में और किसी बच्चे का इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है? ये तो मैंने क्लियर कर दिया, कॉमन प्रॉब्लम था, ये तो क्लियर हो गया। इसके अलावा बताएं जी क्या इशू है। जी फहद अरशद भट्ट साहब, आता हूँ, एक मिनट, तरतीब से आऊंगा ना अस्सलाम वालेकुम मासूमा। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये 0.6 समझा दें। समझा दूं? जी। ठीक है, निकालो जी 0.6। Okay. The board of directors approved bonus share of 10% of the outstanding shares
on 30th June 2019 which were duly created created in shareholders account on April 1st 2019. हम 2019 की भी बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, है ना, 18 और 19 की बना रहे हैं। तो ये 30 जून 19 को उन्होंने कहा जी जो शेयर होल्डर थे उनको हमने 10% बोनस शेयर देने हैं, डिविडेंड नहीं लिखा हुआ, बोनस शेयर देने हैं, तो प्रीमियम में से दे देंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे जाओ जी। अब 30 जून तरतीब से हमने काम किया, ये मेरी ओपनिंग इक्विटी आ गई 19 की। ये जो अब 30 जून को मैंने इस और इस बोनस के दरमियान कोई और काम नहीं किया हुआ था, मेरे इतने ही नंबर ऑफ शेयर थे। ठीक है, तो ये 137,500,000 का 10%, वो कितना बना 13,750,000। ठीक है, इतना मैंने बोनस शेयर दिए हैं। और ये देखें, जैसे कल हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि अगर अदर देन डिविडेंड होंगे तो हम इसको शेयर प्रीमियम से माइनस करेंगे और शेयर कैपिटल में ऐड कर देंगे, वहां इसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम डेबिट। ठीक है जी, जी सर। ओके, आगे चलो जी। जी मासूमा। सर इसी एग्जाम्पल नंबर 6 में ही जो पहली एंट्री है जिसमें वो शेयर्स इशू कर रहा है, उसमें उसने कहा है कि 75% शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं, तो और फिर वो उसको वैसे ही 75% करके ही सोल्व करके दे इशू कर रहा है। पर आपने तो पढ़ाया था ना कि जब पूरे 100% सब्सक्राइब नहीं करेगा तो हम वापस कर देंगे। वेरी गुड, तो फिर वेरी गुड, तो बस सिर्फ बस ओ बस बस समय लगी। गुड क्वेश्चन। देखें जी, मैंने आपको बिल्कुल सही कह रही है, मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते हुए बताया था कि अगर शेयर अंडर सब्सक्राइब हो जाएंगे, इसको हम अंडर सब्सक्राइब कहते हैं, तो इशू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अंडर सब्सक्राइब हुए हैं। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज के अंदर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये डाटा ऐसी किताबों से लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन टेक्स्ट है पोस्ट प्लीज के अंदर, वहाँ अंडर सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं होती। तो अब सवाल ये होगा कि हमने यहाँ पर क्या करना है। हमने यहाँ पर इसको कैंसिल नहीं करना, हमने 75% के ऊपर इशू कर देंगे। ठीक है, नीचे एक नोट दे देंगे कि शेयर्स हैज बीन इशूड एट 75% सब्सक्रिप्शन, हाउएवर एज पर लॉ सब्सक्रिप्शन इज कैंसल्ड इफ दिस इज अंडर सब्सक्राइब। ठीक है जी, जी ठीक है। क्वेश्चन जैसा दिया वैसा कर लेना है, लेकिन नीचे नोट दे देना है कि अंडर सब्सक्रिप्शन जो है वो एज पर लॉ जो है वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6 में और किसी का कोई इशू जी? लो जी, कॉफी होगी खत्म। अब बताएं, अब आ जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर। एग्जाम्पल 7 में कोई मसला? ठीक है, हैंड रेज कर दें सारे लोग, पहले फिर पूछता हूं। ओके, सवाल पूछा करें, सवाल पूछने से डरना नहीं चाहिए। सवाल पूछेंगे तो विजन क्लियर होगा, सवाल दिल में होगा पूछेंगे नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे, जिंदगी के किसी मैटर में भी हैं। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद फहद अरशद। जी फहद। सर ये एग्जांपल नंबर 7 में एक 0.2 है, और सर 0.3 में इंटरिम डिविडेंड का मुझे समझा दें। अच्छा जी, चलो जी, पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। अच्छा, कोई कॉमन पॉइंट हो मैं समझा दूं और आपका भी वो इशू हो तो फिर जाहिर है हैंड डाउन कर लिया करें। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 क्या जी? ओके, कैश डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स फॉर द लास्ट 2 years। हाँ, ये पॉइंट 3 है, सॉरी। On November 30th, 2018, WL issued 30% right shares at a premium of 120 per share। यार ये तो मुश्किल नहीं होना चाहिए अल्लाह के बंदे हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, हाँ क्या मुश्किल है इसमें बताओ, मुझे भी तो पता चले। मैं 120 फीट प्रीमियम बन रहा है। अच्छा भाई, मैं भी चेक कर लेता हूँ जरा। ठीक है, ये देखें, मैंने इसीलिए कहा था ना कि यार पहले नंबर ऑफ शेयर बना लिया करें। अच्छा, ये शेयर 100 रुपए का है, कहीं ये गलती तो नहीं है
देख लेते हैं अभी। 200 मिलियन है ये, ओके 200 मिलियन, और अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब बाकी ये कट गया ना, बाकी क्या रह गया, दिस 2 मिलियन शेयर हैं, ठीक है। अब 2 मिलियन शेयर जो हैं 30% राइट इशू किया आपने, तो 2 मिलियन शेयर्स को इन 2 मिलियन शेयर्स, ये मैंने शेयर्स लिख लिए, ये पता चल गया ना मैंने शेयर कैसे निकालने हैं, इनटू जी सर। 30%। ये कितने बचे हैं जी, 6 लाख शेयर्स, ये 6 लाख शेयर आ गए, ठीक है। अब 6 लाख शेयर मैं यहां लिखने लगा हूं, 6 लाख शेयर, एक अमाउंट आनी है 100 और एक 6 लाख शेयर्स की अमाउंट आनी है 20, ठीक है जी। 100 से जब इसको हमने देखा तो ये कितना बन गया जी, 6 मिलियन रुपीस, सॉरी 60 मिलियन रुपीस, ये 60 मिलियन ये आ गए, और ये कितने बन गए जी, 20 रुपए, 12 मिलियन ये आ गए, ठीक है। अब ये दो फिगर्स मेरी इक्विटी स्टेटमेंट में आनी चाहिए। चलो जरा सोल्यूशन पे भाई, ये देखो भाई अल्लाह के बंदे, 60 मिलियन ये आ गया, ठीक है जी। और शेयर प्रीमियम वो कितना ले रहा है जी, 72 ले रहा है, हैं? ये गलत कर दिया उसने, ये गलती है भाई, यहां पर 12 आना है, सही कह रहे हो आप, ठीक है। यहां पर आपने 12 होना चाहिए, मेरा तो ख्याल ऐसे ही है, ठीक है। क्योंकि आपने क्या करना है, हमने अभी उधर फिगर निकाली है ना, एक 60 है और एक 12 है, तो 72 सारा प्रीमियम तो नहीं है ना, राइट इशू है, राइट इशू के जी ऊपर आपके पास पैसे आते हैं भाई, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही 60 जी, यही कंफ्यूजन थी, वो उसने जिसने क्लियर, हल किया हुआ था, फिर वो 120 पूरा प्रीमियम बन रहा था। हाँ हाँ, नहीं नहीं गलत है वो, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सॉल्यूशन के अंदर मिस्टेक है जी, आगे चलो जी। अच्छा दूसरा आपका, अच्छा ये पॉइंट क्लियर हुआ सबका, किसी का और इश्यू तो नहीं है इसमें जी। मोमिना आपका क्या पॉइंट था? सर मेरा ये पॉइंट था कि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो होती है वो वहाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग होती है, अगर हम अच्छा इसकी एंट्री करें तो। उस पे मैं आता हूँ, ये क्लियर है आपको, ये जो अभी हमने ये एक मिस्टेक आइडेंटिफाई की है, ये आपने आइडेंटिफाई कर ली थी? यस सर, और सर एक और चीज इसी पॉइंट में मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, उसने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹120, इसको देखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि ये 120। सॉरी, फिर हम मिसअंडरस्टैंड कर गए, आप सही कह रही हो, पीछे जाओ भाईजान। हाँ, सीए के पेपर हैं, बीए के पेपर नहीं हैं, एट ए प्रीमियम ऑफ 120, कोई गलती नहीं है, हम गलत कर रहे हैं, सही कहा मोमिना ने, प्रीमियम 120 का है। इसका मतलब क्या हुआ, ये शेयर 220 रुपए का इशू हुआ है, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ये गलती हमारी है जी, ये 100 का ये हुआ और 120 का प्रीमियम है, ठीक है। चलें जी उधर, हाँ जी उधर चलें जहां बच्चों ने हैंड रेज किया, ये गलत है जी, ये सही है, हमने गलती की है बेसिकली, ये करेक्ट है, ध्यान से पढ़नी है स्टेटमेंट। हम जैसे रूटीन में पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि जी एट ए वैल्यू ऑफ 120, तो वो वैल्यू 120 नहीं है, प्रीमियम 120 है, इसका मतलब है टोटल अमाउंट कितनी आई है 220, तो ये ठीक है बिल्कुल। फात समझ आई है भाई, ये हमारी आप भी समझ लग गई है, एट ए प्रीमियम लिखा हुआ है, ओके। और फहद आपका क्या पॉइंट था जी? सर पॉइंट 3 में ये ना इंटरिम डिविडेंड है कैश वाला 20%। क्लोज करो जी जरा। पॉइंट नंबर 3 कहते हैं कैश डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, 2018 इकट्ठे दे दिए ना उसने। 2018 का फाइनल डिविडेंड जो है कैश डिविडेंड, ये 2019 में जाके पे करना है, ठीक है, 18%। किस वैल्यू का 18% करेंगे, जो 2018 के क्लोजिंग शेयर है, ठीक है। ये उसने डाटा इस तरह घुमा के दिया हुआ है, मतलब ये जो 2018 में फाइनल डिविडेंड दे रहे होते हैं, वो क्या होता है, वो बेसिकली अल्टीमेटली कैश डिविडेंड 18, फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 30th, फॉर द ईयर एंडेड है, ये पेमेंट का ईयर नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड। तो 2018
में जो डिविडेंड है वो कब पे होगा, वो 2000 अल्टीमेटली कैश डिविडेंड जो अल्टीमेटली ये हमारे पास पे हुआ है 18 का, ये कैश डिविडेंड है, और ये जो है ये बोनस शेयर है। ये फॉर द ईयर एंडेड जो है वो कितना है, लाइक 2019 में है। और इंटरिम डिविडेंड जो है वो उधर दिया, और नीचे उसने लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट्स। तो ये जो इंटरिम है ये कैश डिविडेंड, ये तो 2018 में ही जाना है। पहले इंटरिम पे बात कर लें, ठीक है। चलें जी उधर निकालें, सोल्यूशन निकाल लें। पहले हम इन्हें ये बता देते हैं, 2018 वाली स्टेटमेंट निकाल लेना, किधर है। अच्छा हैं, अच्छा सिर्फ 2019 की मांगी हुई है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम इसको तो सही करें ना, ओके। अब ये देखें, देखना ये है कि इंटरिम बोनस डिविडेंड 260 इंटू 10%, ये क्या थे, ये जो इस वक्त हमारे शेयर थे वो ये थे 200 प्लस 60, 260। जब हमने ये हाफ ईयरली बोनस दिया, ये राइट इशू पहले हो चुका है, तो उसका 10% हमारे पास कितना आ गया, 26 आ गया। और ये इंटरिम बोनस डिविडेंड है, तो हमने रिटेन्ड अर्निंग में से निकाला है। ये देखें, हमने शेयर प्रीमियम में से नहीं निकाला। एंट्री क्या हुई, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट और शेयर प्रीमियम जो है वो डेबिट है। तो उसके बाद पीछे जाएंगे जरा, आगे आगे जाना आगे। अच्छा, ये फाइनल कैश डिविडेंड है जो फॉर द ईयर एंडेड 2018 है। ये भी मैंने बताया जिस साल से रिलेटेड, ये भी यहाँ भी एक ख्याल रखना है, डाटा पे जाओ, यहाँ ख्याल रखना है कि ये पेमेंट का साल दिया हुआ है या अकाउंटिंग ईयर दिया हुआ। उसने लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड, तो ये अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। यानी 2018 अकाउंटिंग ईयर के अंदर का कैश डिविडेंड 18% आपने दिया। ये कब दिया, ये 19 में दिया, ठीक है। और ये जो इंटरिम डिविडेंड है 20%, ये 2018 का है, ये 2018 में ही दे दिया। ये मेरी स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी में इसका कोई अमल दखल नहीं आएगा। उसकी रीजन ये है कि ये 2018 से रिलेट करता है, तो ये 2018 में ही पे हो गया। मैं 2018 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं बना रहा। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास डाटा ही नहीं है पूरा, मेरा स्टार्ट ही ओपनिंग इक्विटी ही मुझे जुलाई की दी हुई है, लिहाजा ये तो 18 की फिगर है, इसका क्वेश्चन में कोई अमल दखल नहीं आना। ये जो 18 का फाइनल डिविडेंड है ये 19 में पे होगा, और जो 19 का फाइनल डिविडेंड है ये 20 में पे होगा। इसका भी मेरे क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और जो 19 का इंटरिम है ये मेरे क्वेश्चन में जो है ये 19 में ही पे होगा। तो 2 डिविडेंड पे हो जाएंगे। मैं इसको अगर नीट कर दूं आपको एक दफा फिर, ये देखें, ठीक है जी। तो ये देखें, ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। ये इररेलेवेंट क्यों है कि 18 का कैश डिविडेंड 18 में ही पे हो गया, वो 19 में नहीं आना, ठीक है। और ये क्यों इररेलेवेंट है 30 जून 19 की 25%, क्योंकि ये 19 का फाइनल डिविडेंड है, ये 20 में जाके पे होगा। लिहाजा इन दोनों को आप समझ लें कि आपके क्वेश्चन में ही नहीं है, एनालिसिस पहले कर लें। अब क्या आ गया जी, अब 2018 का फाइनल डिविडेंड ये 2019 में पे हुआ, ये मेरी जो है वो आएगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में 18। पीछे सॉल्यूशन पे जाएं जरा, ये देखें, ये उसने किया हुआ फाइनल कैश डिविडेंड 200 ओपनिंग कैपिटल था, यानी जो 18 का क्लोजिंग था उसका 18%, ये हमने रिटेन्ड अर्निंग में से वो डिविडेंड जो है वो पे कर दिया, ठीक है। आगे चल क्वेश्चन पे जाओ, ये रहा। उसके बाद ये खत्म हो गया 2019 में, ये फाइनल डिविडेंड है, ये 20 में पे होगा, और ये 2019 का इंटरिम डिविडेंड है 10%, ठीक है। और ये बोनस की शक्ल में दिया गया है, ठीक है। ये बोनस दिया गया है डिविडेंड और बोनस है, तो ये कहां से इशू होगा, ये रिटेन्ड अर्निंग में से होगा, ठीक है। तो 10% कैलकुलेट किया हमने, ये देखें ये रहा 260, ठीक है। ये भी कैपिटल 200, उससे पहले ये भी इशू हो चुका हुआ है, तो 260 का 10% कितना बना 26, तो 26 कैपिटल बढ़ गया और रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस कर दिया, क्योंकि ये डिविडेंड के तौर पर बोनस दिया गया है, ठीक है। तो पहचान क्या हमने बनाई है कि अगर बोनस डिविडेंड के तौर पर दिया गया हो तो रिटेन्ड अर्निंग पहले यूज करनी है, अगर कुछ बच जाए तो फिर हम यूज कर लेंगे शेयर प्रीमियम। और अगर
बोनस जो है अदर देन डिविडेंड दिए गए हों तो पहले शेयर प्रीमियम यूज करना है और फिर को अगर कुछ बच जाए तो रिटेन अर्निंग यूज कर लेनी है। सो दिस इज ऑल क्लियर नाउ, कोई इशू नहीं है। चलो जी, जहां बच्चों ने हैंड रेज किए हुए हैं पूछते हैं वो जी। फाहद क्लियर हो गया जी? जी सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। मोमिना सर मुझे रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला पॉइंट समझ नहीं आया। जी, पूछें क्या पूछना चाह रही हैं? सर इसमें उसने 35 मिलियन जो है ना रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऐड कर दिया है। पहले हम जो करते थे वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल के रिटेन अर्निंग में ऐड करते थे, यहाँ पर उसने डायरेक्टली क्यों ऐड कर दिया डायरेक्टली? लेट मी चेक। ठीक है, क्लोज करो जी इसको जरा। Revaluation surplus arising during the year to rupees 35 million, whereas transfer of incremental depreciation for the year was 9 million. कालो जी solution। अच्छा जी, revaluation surplus पे अब हम आ जाते हैं। एक्चुअली 35 का रीवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर अराइज हुआ है। ठीक है, जरा आप उसे पढ़े जरा स्टेटमेंट को दोबारा। ये देखें, रीवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है साफ, ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹35। ये ख्याल रखना है कि ये सरप्लस की अमाउंट बता रहा है या ये रीवैल्यूड अमाउंट बता रहा है। कहीं उसने एसेट की बिफोर रिवैल्यूएशन और आफ्टर रिवैल्यूएशन अमाउंट बताई हो तो डिफरेंट सरप्लस होगा, लेकिन यहां तो उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर अराइजिंग ₹35 मिलियन। ड्यूरिंग द ईयर 35 मिलियन का सरप्लस अराइज हुआ, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? अभी इसके बाद हमने वो चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर ऐसे ही हैं, वो पहले कर लें या ये पहले कर लें तो मतलब मेरा ख्याल था ये आसान चैप्टर है इसलिए आई हैव टू स्टार्ट विद इट। ठीक है, अगर वो पहले करके इधर आते तो शायद ये जो छोटा सा एक दो चीज़ें हैं ये ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड हो सकती हैं, लेकिन जो ही हम वो चैप्टर करेंगे ये इसी को नहीं रहना। तो उसने लिखा हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर 35 मिलियन अराइज हुआ है, तो पहले तो भाई अराइज करेंगे ना, एंट्री क्या करेंगे? एसेट डेबिट और सरप्लस क्रेडिट। जब सरप्लस क्रेडिट होगा तो सरप्लस बढ़ गया, और फिर वो कहता है कि जी सरप्लस राइज करने के बाद जब साल खत्म हुआ तो उसके बाद हमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी हमारी होगी। ये ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस आ गया ना, लाइक से जून क्लोजिंग है से आपने 31 दिसंबर को रिवैल्यूएशन करवाई, अब अगले 6 महीने में फिर नई डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ना, तो वो नई डेप्रिसिएशन और जो पुरानी डेप्रिसिएशन है उसका जो डिफरेंस वो 9 है वो हमने रियलाइज करना है इक्वल टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। उसके लिए मैंने सरप्लस को क्रेडिट किया, यानी ओसीआई को क्रेडिट किया, सॉरी डेबिट किया, और सीआई को क्रेडिट किया, रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर दिया। चलो जी मैं बता दूं जरा वहां जाके। ये देखें, ये पहले क्रिएट हुआ सरप्लस और फिर 9 का रियलाइज हुआ, रियलाइज होके कहाँ चला गया? रिटेन अर्निंग में चला गया। मोमिना क्लियर हो गया ये? यस सर, थैंक यू सर। मोमिना हैंड डाउन कर लें, हमें पता चलेगा और कौन है। ठीक है जी, और जी किसी का कोई इशू? देखिए ऐसे बच्चे जब डिस्कशन करते हैं ना तो मजा आता है कि जी इन्होंने रिसर्च किया है, पढ़ा है। जैसे ये भी हमने, अगर किसी ने भी ना पढ़ा होता तो ये हम तो ये कह के चले आगे तो निकल जाना था कि जी ये गलती है, लेकिन वो बच्ची ने पढ़ा हुआ था, उसने फौरन कहा कि सर ये तो लिखा हुआ है कि प्रीमियम की अमाउंट दी हुई है, ये टोटल राइट उसकी वैल्यू नहीं दी हुई। तो ज़ाहिर है जब प्रीमियम है 120 तो शेयर 100 रुपए का वो भी तो आना है, तो 220 आने हैं। दैट्स गुड। ओके जी, और किसी का कोई इशू? जी हम आज इसे क्लोज कर देंगे, फिर इसके ऊपर हमारी डिस्कशन नहीं होनी। लास्ट पेपर में क्वेश्चन आया इसका, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर लास्ट पेपर में क्वेश्चन आया है ना तो वो क्वेश्चन ग्रुप में रखना है आज आपने। ठीक है, मेरे जहन में है कि शायद इसका क्वेश्चन आया है। ठीक है, वो आज ग्रुप में रखना है। जी एमन इकबाल, आप कुछ हैंड रेज किया आपने? सर एक पॉइंट है 10%, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रूव बोनस शेयर्स ऑफ 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स, और सर हमने शेयर कैपिटल में से 10% निकाल लिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कहीं पे हम शेयर्स निकालते हैं टोटल और कहीं पे हम शेयर कैपिटल में से परसेंटेज निकालते हैं। सर इसमें मतलब डिस्टिंक्शन कहाँ है, कहाँ मुझे पता चलेगा कि मैंने ये करना है और दूसरा करना है? दोनों का आंसर एक ही आता है, वो कैलकुलेशन की आसानी है।
ठीक है, वो बच्चे को समझाने के लिए मैंने पहले शेयर निकाल लिए हैं। 10% टोटल अमाउंट का आप कैलकुलेट करके देखें, वो भी उतना ही आएगा। अगर आप शेयर कैपिटल की अमाउंट का 10% लें तो वो भी उतना ही आ जाएगा। ठीक है, हमने जहां पर शेयर वैल्यू दी हुई हो ना, तो मैं प्रेफर करता हूं कि नंबर ऑफ शेयर निकाल लूं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूं 1.65 से, जैसे अभी मैंने किया। ठीक है, वो बोनस निकालने के लिए या राइट निकालने के लिए, तो वो आपकी कैलकुलेशन की आसानी है। दोनों में कोई ऐसा इशू नहीं है। आप शेयर निकाल के अमाउंट निकाल लें या अमाउंट से डायरेक्ट अमाउंट निकाल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, उसमें किसी का कोई इशू है तो वो बताएं। यार ये मोमना और एमन ही नालायक लोग हैं, यही हैंड रेज कर रहे हैं, बाकी सारे माशाल्लाह रस्तू इकट्ठे हुए हैं, किसी कोई हैंड रेज नहीं कर रहा। या तो ये बड़े लायक बच्चे हैं, सामने होते तो मैं शक्लों से बता सकता था, तो या फिर इन्होंने अटेम्प्ट नहीं। अटेम्प्ट तो खैर काफ़ी सारे हैंड रेज हुए थे, तो मे बी क्लियर हो उनका कॉन्सेप्ट। जी जी मोमिना, आप पहले बताएं, आपका हैंड ऊपर है जी, बताएं। सर मुझे अभी तक ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स और नॉन ऑनर में डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ। अच्छा देखें, ट्रांजैक्शन विद ओनर्स का मतलब ये है कि जो हमने ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। यस ठीक सर। है, तो जो शेयर होल्डर्स की ट्रांजैक्शन होंगी उनको हम ओनर्स इक्विटी ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है, यस और सर। जो नॉन ओनर ट्रांजैक्शन होंगी वो उन लोगों की ट्रांजैक्शन होंगी जो कि ओनर्स नहीं है। सिंपल इसके मीनिंग तो ये हैं। पीछे जाओ जरा थ्योरी के ऊपर, इसके अभी बताता हूँ आपको, मैं इसको आपको क्लियर करता हूँ। पीछे 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 और पीछे, वी हैव टाइम, वी कैन डिस्कस इट। और पीछे जाओ, अब आराम से जाना जरा, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, शुरू में है, एक आगे करो जरा थोड़ा सा। ओके, ये देखें, ऑल ट्रांजैक्शन विद ओनर। बच्चे पढ़ा नहीं है, मैंने कहा था एक एक लाइन पढ़नी है इसकी। ठीक है, ये देखें Yes, आर्टिकल 1.4 एलिमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ट्रांजैक्शन ऑल ट्रांजैक्शन नहीं सॉरी ए ट्रांजैक्शन विद ओनर्स, द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन विद ओनर इज एज अंडर। शेयर कैपिटल ओनर इन्वॉल्व है, शेयर प्रीमियम शेयर होल्डर इन्वॉल्व हैं, रिडम्पशन में शेयर होल्डर इन्वॉल्व हैं, डिविडेंड में शेयर होल्डर इन्वॉल्व हैं, बोनस शेयर में शेयर होल्डर इन्वॉल्व हैं, राइट शेयर में शेयर होल्डर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो फिर क्या बच गया? फिर बच गया जी रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, yes, sir. वो उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है वो इक्विटी ही है, लेकिन वो नॉन ओनर्स इक्विटी के तौर पर, क्योंकि वो इक्विटी पड़ी हुई है, अभी हमने ओनर्स के खाते में नहीं डाली। ये जितना कुछ है इसके अंदर ओनर्स की जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। आगे चलें, आगे चलो और चलो। और ये देखें, ये जो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम वाली ट्रांजैक्शन है ना, लाइक रियलाइजेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर और रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है, ये हम आमतौर पर नॉन ओनर्स जो चेंजेस है उसके अंदर हम लेके जाते हैं। ठीक है, Okay, sir. तो ठीक है. अब Yes, क्लियर हो जाना चाहिए। आगे yes, चलो sir. हैं, आया क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा जी, इसका क्वेश्चन आया अभी जो हमारा लास्ट पेपर हुआ है, ये तकरीबन कंपलसरी क्वेश्चन है, जब से सिलेबस में डला है ये टॉपिक, तो हर दफ़ा इसका क्वेश्चन आता है। तो मैं आज क्या करूँगा, मैं वो क्वेश्चन ग्रुप में रखूँगा, अभी रखना है। ठीक है, कल आपके पास सैटरडे है, खैर कल तो हम अगला टॉपिक शुरू कर लेंगे। पढ़ने वाले बच्चों का तरीका ये है, जैसे मेरी अपनी कोशिश होती है, मैं इसको वीकेंड के ऊपर मेरा कोई ना कोई चैप्टर क्लोज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस जो है ना FR2 का, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मुझे कहा गया है कि जी मैंने इंट्रो का सिलेबस लटकाया है, पता नहीं किस ऐसे बच्चे ने ऐसे कह दिया। तो एक तो मुझे ये बताएं, या ये जो प्रोपेगेंडा रूटीन में मेरे खिलाफ होता है, या तो ये वही है। तो अदरवाइज मैंने तो मैक्सिमम कोशिश की। एक्चुअली जो सेशन था वो 2 वीक्स क्यूज हुआ,
तो वही 2 वीक्स का गैप आपकी प्रैक्टिस में आया होगा। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन मैंने सब कुछ किया हुआ था, आपका अटेम्प्ट होना चाहिए था, उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, हो जाना चाहिए था इंट्रो वाले बच्चों का, ठीक है। तो प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब हम घर में जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत रफली करते हैं। मैंने आपको कहा है कि जब भी टीचर पढ़ाना शुरू करे तो घर में जो आपकी प्रैक्टिस है वो इस तरह होनी चाहिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कहें यार इसके लिए मेरे पास 20 मिनट है। लाइक ये चेंजेस इन इक्विटी के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, इसके आप कहें कि यार मेरे पास ये 20 मिनट है, मैंने 20 मिनट में करना है, और इस तरह साफ सुथरा करना है जैसे मैंने पेपर में करना है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस करने का स्टाइल ये हो जाएगा तो एग्जाम में भी इसी तरह से अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम घर बैठकर प्रैक्टिस करते हैं हम कहते हैं अच्छा ठीक है यार ये 2 लाइनें लगाएं, ठीक है इधर लिख लेंगे, ऊपर ये नाम लिख देंगे, लिखा भी नहीं है, ये रैंड लिख लेंगे, चलो जी शुरू करो, ये बस ठीक है जी आ गया। अब वो हमने किया, पेपर में बैठ के नाम भी पूरा लिखना है कंपनी का, फॉर द ईयर एंडेड भी एक एक चीज साफ सुथरी लिखनी है, कॉलम शॉलम भी प्रॉपर लिखने हैं, पर्टिकुलर्स यहाँ हम पी लिख के ऐसे कर देते हैं, ये जी पर्टिकुलर्स है, चलो जी वहां ऐसे नहीं करना, वहां पूरा लिखना है। तो घर में ही ऐसे प्रैक्टिस करें कि जैसे पेपर में करना है, और नतीजा क्या होता है कि आपका टाइम हो जाता है शॉर्ट, ठीक है। घर में आप उसको एब्रीवेट करके कर रही होती हैं, वहां प्रॉपर तरीके से करना होता है, ठीक है। यहाँ आपने लिखना है 5000 तो आपने 0 ऐसे डाल देने हैं, वहां आपने पूरी इसकी अदाएं बना के 5000 ऐसे डालना है, ठीक है। तो जिस तरह से आपने पेपर में करना है वैसे इधर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो पेपर वाले दिन टाइम शॉर्ट हो जाएगा, टाइम शॉर्ट होगा तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा, क्वेश्चन ऊपर नीचे होएगा तो कसूर जुनेद साहब का बन जाएगा कि जी प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला। भाई मैं क्या करूं, इंट्रो का सिलेबस ही इतना है, इंट्रो का सिलेबस ही इतना है कि इसीलिए तो आईक्या वाले जो नई स्कीम आ रही है उसके अंदर उसे स्प्लिट कर रहे हैं 2 पेपर्स में, कोई वजह है तो कर रहे हैं ना। तो भाई मुझे ब्लेम देने से पहले आपका जो प्रैक्टिस का स्टाइल है उसके ऊपर गौर करें। अभी भी आप इधर FR1 में भी ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें भी इशू आ जाएगा, लेकिन इसका सिलेबस हमारा बहुत थोड़ा सा है, ठीक है, और चैप्टर बड़े कंट्रोल्ड है इंशाल्लाह ताला। वहां तो हमने कॉन्सेप्ट देना है, छोटी छोटी चीजें बतानी है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ठीक है जी, इंक्रीज डिक्रीज ब्ला 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 पता नहीं क्या कुछ हमने वहां पर देखना है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए ख्याल रखें। तो मैंने क्या कहा था आपको जब इंट्रो शुरू की थी कि यार ये फिल्म है, ये आपके और मेरे दोनों के रोल से कामयाब होनी है, सिर्फ मैं अपना रोल प्ले करूंगा आप नहीं करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। आपको भी अच्छा एक्टिंग करनी पड़ेगी, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर ये फिल्म हिट होगी, अदरवाइज रह जाएगी, ठीक है। सो प्लीज टेक दिस इनटू योर नोटिस कि जी आपकी प्रैक्टिस का जो स्टाइल है वो ऐसा होना चाहिए जैसे आपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। जी किसी शॉर्ट क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई और इशू है तो बताएं जी। ओनर और नॉन ओनर ट्रांजैक्शन की तो हमने क्लियर कर दी बात, और कुछ जी अमन। सर MCQ नंबर 26 और 33 में है। ओके 26 पे जाओ जी, MCQ 26। Any unpaid dividend is carried forward to future periods for which type of stock? Ordinary shares, cumulative preferred shares, non-cumulative preferred shares, all of the above. अच्छा अब इसके अंदर ना हमें पहली बात तो यह 2-3 चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि कैरी फॉरवर्ड अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है। अनपेड डिविडेंड ये होता है कि वो डिविडेंड अनपेड डिविडेंड जो कि हमने पे नहीं किया हुआ, ठीक है, जो कि हमने पे नहीं किया हुआ। तो ये वाला डिविडेंड जो है ये अल्टीमेटली इकट्ठा होता जाएगा और हमें आगे जाके मिलेगा। तो किन शेयर्स के साथ ये डिविडेंड जुड़ा हुआ है, ये क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड शेयर के साथ जुड़ा हुआ है कि जो प्रेफरेंस शेयर हैं उनको प्रेफरेंस इस लिहाज से होती है कि उनके ऊपर डिविडेंड हमने हर सूरत डिक्लेयर करना है, और फिर वो डिक्लेयर डिविडेंड अगर पे हम नहीं कर सकते, हमारे पास कैश नहीं है, तो हमने उसे क्यूमुलेट करते जाना है, और एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम वो डिविडेंड जो है वो पे कर देंगे। तो ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड है ये तो अनपेड होता ही नहीं है, ये अनक्लेम्ड हो सकता है कि किसी शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया, तो दैट इज नॉट कॉल्ड अनपेड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनक्लेम्ड एंड अनपेड डिविडेंड, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था देयर इज अ ह्यूज गैप
between the introduction to accounting paper and FR1 पेपर, ठीक है। तो वो गैप इन्हीं चीज़ों का है। ये जो टर्मिनोलॉजी है, इस ये जो शुरू में हमने सारा पढ़ा, शेयर प्रीमियम क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, खैर एनीवेज। तो ऑर्डिनरी शेयर का जो डिविडेंड है वो अनपेड नहीं होता। अनपेड का मतलब है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन कंपनी के पास पैसे नहीं हैं देने के लिए, तो उन्होंने अपनी लायबिलिटी बुक कर ली। जब पैसे आएंगे वो डिविडेंड पे किया जाएगा। बात समझ आई? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को ऐसा कोई राइट नहीं होता, क्योंकि उनके लिए कंपलसरी नहीं होता कि उन्हें डिविडेंड देना है। अगर हमारे पास कैश नहीं है तो हम डिविडेंड अनाउंस ही नहीं करते। बात समझ आई मेरी? तो उनका डिविडेंड अनपेड हो ही नहीं सकता। हाँ, अनक्लेम्ड हो सकता है। वो कैसे? कि किसी शेयर ने अपना डिविडेंड क्लेम करना पड़ता है जब डिक्लेयर होता है, तो फिर कंपनी वो डिविडेंड वारंट उसके नाम इशू करती है। तो मेरे पास शेयर है, मैंने डिविडेंड क्लेम ही नहीं किया, ठीक है, तो वो अनपेड अनक्लेम्ड रह जाएगा, लायबिलिटी रह जाएगी वो वाला। लेकिन वो इसकी बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि अनपेड किसका हो सकता है? वो प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनके ऊपर हमें डिविडेंड हर साल देना ही देना होता है। ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क है? याद है शुरू में मैंने बताया था, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का कोई प्रेफर्ड राइट नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट है कि उसने सर्टेन नंबर ऑफ, जो भी उसको ऑफर किया हमने, उतना डिविडेंड उसे हर साल हमने देना ही देना है, डिक्लेयर करना है। अगर पैसे हैं तो दे देंगे, नहीं है तो उसकी लायबिलिटी बुक करते जाएंगे, ठीक है, वो क्यूमुलेट होता जाएगा। तो ये भी प्रेफरेंस शेयर भी दो तरह के होते हैं, एक क्यूमुलेटिव, एक नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव वो होते हैं जिनके अंदर शेयर डिविडेंड ऑन शेयर जो है वो क्यूमुलेट होता जाता है, और नॉन क्यूमुलेटिव वो होता है जिसके ऊपर आपको डिविडेंड मिल जरूर जाएगा अगर कैश होगा, लेकिन क्यूमुलेट नहीं होगा। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को कैश होगा तो डिविडेंड नहीं देंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, इसके अंदर जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं, इनके ऊपर अनपेड डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है, जब पैसे आते हैं वो पे कर दिए जाते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। पता नहीं बाकी बच्चों ने इसको कैसे समझा है, पीछे से आंसर देख के रट्टा मार लिया होगा, बट ये थोड़ी सी डिस्कसेबल बात थी, तो ये और बच्चों का भी ये क्वेश्चन होना चाहिए था अगर उन्होंने इसे पढ़ा था तो। एनीवेज, एमन समझ आ गई आपको? यस सर, आ गई। ओके, गुड। और कौन सा था जी? 33? यस सर। 33 पे जाओ जी। गलत। एसके लिमिटेड पेड ₹10 मिलियन इन डिबेंचर्स इंटरेस्ट। डिबेंचर मैंने कहा था पब्लिक लोनिंग होती है, कि ये इज ए सॉर्ट ऑफ, ये जो पीछे हमने स्टॉक कहते हैं ना, मैंने आपको शुरू में बताया था शेयर्स को स्टॉक भी कहते हैं। स्टॉक मीन के हमने उसके अगेंस्ट शेयर लिए हुए होते हैं। ओके, तो ये जो डिबेंचर है ये पब्लिक लोनिंग होती है, कि हम लोगों से जब हमें लगता है कि लोग इक्विटी पार्टिसिपेंट नहीं बनेंगे तो हम लोगों को पब्लिक लोन ऑफर कर देते हैं कि भाई मेरा 100 रुपए का सर्टिफिकेट है, आप खरीदेंगे तो हम आपको इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट देंगे सालाना, ठीक है, और ये तयशुदा होता है कि जी देना ही देना है। तो इन सर्टिफिकेट्स को हम डिबेंचर्स कहते हैं। मतलब थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो कहता है एसकेएम लिमिटेड पेड 10 मिलियन इन डिबेंचर इंटरेस्ट। उन्होंने डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया कितने का? 10 मिलियन का, ठीक है। एंड ऑन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 10 पैसा पर शेयर, ठीक है। और उसने क्या किया? एंड ऑन ऑर्डिनरी डिविडेंड उसने दिया है 10 पैसा पर शेयर। शेयर्स के ऊपर उसने 10%, 10 पैसा का मतलब है 10% डिविडेंड भी दिया है, और ऑन ₹50 पर शेयर, ऑन ₹50 मिलियन, यानी 50 मिलियन के ऊपर 10% 5 हो गया ऑर्डिनरी शेयर्स। नहीं, 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ऑन ₹50 मिलियन, और हाँ ठीक है, ये शेयर कैपिटल दिया हुआ है 50 मिलियन का, तो इसका 10% 5 बन जाएगा। द रिटेन्ड प्रॉफिट वाज 120 मिलियन। व्हाट वाज एसके लिमिटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर? ठीक है जी, उनका प्रॉफिट क्या था जी एसके लिमिटेड का? 125 मिलियन था, 135 मिलियन था, 130 था, 140 था। अब जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जी हमारे पास हमने डिबेंचर इंटरेस्ट उनको कितना दिया है, वो 10 मिलियन इन डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है जी, ये 10 मिलियन ये हो गया, और 50 मिलियन के ऊपर हमने उनको देन द रिटेन्ड प्रॉफिट वाज 120 मिलियन। रिटेन प्रॉफिट 120 मिलियन था, यानी ये दोनों देने के बाद हमारे पास बचा क्या? 120 बचा है, ठीक है। ये मैंने इंटरेस्ट दिया है डिबेंचर्स का 10 मिलियन, ठीक है जी, ये 10 मिलियन हमने इंटरेस्ट दिया, और उसके बाद हमने
5 मिलियन हमने ये दिया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनको जब हम ऐड करते हैं, यानी ये दोनों पे करने के बाद इधर कोई प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड डिबेंचर, तो ये कितना बचेगा? अल्टीमेटली मेरे पास ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है ये तो ऐसे ट्रीट होना है जैसे फाइनेंशियल चार्जेस हैं, ठीक है। तो रिटेन ये प्रॉफिट जिस जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस हुआ होता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो निकलता है अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट उसमें से फिर हमने डिविडेंड देना होता है, ठीक है। वो डिविडेंड कितना है? 5, ठीक है। ये दिया तो बाकी क्या बचा? 120। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना बना? 125। ये जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है, ये मैंने लाइन लगाई ना, ये बेसिकली नेट प्रॉफिट से पहले यानी फाइनेंस कॉस्ट के तौर पर ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर फिर कितना हुआ? 125। 5 उसमें से डिविडेंड चला गया, 120 रिटेन अर्निंग होगी। तो ये प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है, व्हाट वाज प्रॉफिट फॉर द ईयर? 125 मिलियन। यही करेक्ट ऑप्शन है जी? यस सर। ओके, क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू। अच्छा जी, अब क्या करना है जी, हमने एक क्वेश्चन अभी ग्रुप में रख देना है जो पिछले पेपर में आया था। आप लोगों ने आज का होमवर्क ये है, किसी की कोई कमी खामी कोताही है वो आज कवर कर लें। जो ग्रुप में क्वेश्चन रखने लगे हैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। कल इंशाल्लाह ताला हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। मैं चैप्टर नंबर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर नंबर 1 का जो बखेड़ा है ये ख़त्म करना चाह रहा हूँ। वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं जो हमने इंट्रो में भी पढ़े हुए हैं। तो एक चैप्टर है, हमें खाम खा नंबर बढ़े हुए हैं, तो कम से कम पहले वो कर लेंगे। हम कहेंगे जी हमने पहला और दूसरा चैप्टर कर लिया, देन आई विल मूव ऑन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी, चैप्टर नंबर 7। कल आप ये होमवर्क, आज जो कमी है वो प्लीज कवर कर लें, चैप्टर तैयार कर लें, स्टेटमेंट प्रैक्टिस कर लें जितनी अब हो सकती है, संडे को कर लें, ठीक है। कल भी जो चैप्टर शुरू करेंगे वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें होंगी, लिहाजा कोई लोड नहीं होगा। तो ये सैटरडे, आज का दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगर कोई बच्चा तैयार करना चाहे तो इस चैप्टर नंबर 2 की वो मत मार सकता है। अगर तैयार करना चाहे करके, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो करके इसे आराम से रेडी करके इधर दिमाग वाली कबड़ में महफूज कर लें, ठीक है जी। आप लोग कल क्वेश्चन करके आएंगे जो भी मैं ग्रुप में रखने लगा हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।